नमस्कार, स्वागत है आपका। और कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि बहुत ज़ोरदार वॉलेटिलिटी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। आज दिन की शुरुआत यहाँ पर 20-22% की तेज़ी के साथ हुई थी। एक समय था जब हमने 25% तक की बढ़त यहाँ पर आते हुए देखी थी और ऑलमोस्ट $120 पर यहाँ पर लेवल्स बनते हुए नजर आए थे। अब अगर हम ब्रेंट और WTI के भाव आपको दिखाएं तो सिर्फ 10 से 15% की तेज़ी यहाँ पर बाकी बची है। तो ब्रेंट 120 से 105 आया है, यानी कि $15 की करेक्शन निचले स्तरों पर हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। हमारे साथ केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया है। अजय, 20% की तेजी पिछले हफ्ते और 25% की बढ़त के साथ आज कारोबार, जिस तरह से क्रूड ने यहाँ पर वॉलेटिलिटी दिखाई है, हर न्यूज़, हर ट्वीट, हर शटडाउन के ऊपर ये रिएक्ट करता हुआ नजर आया है। कैसे देखते हैं आप ये करंट प्राइसेस? नमस्कार वंशी, बिल्कुल लग ही रहा था कि 70 हमारा जैसे लास्ट सेशन में बात भी हुआ था कि 70-72 के ऊपर अगर होल्ड होता है तो वी वर एक्सपेक्टिंग 90-95, बट जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि कंसर्न्स बढ़ते जा रहा है, क्योंकि एस्केलेशन में लग रहा था कि 2-3 दिन में ये वॉर लाइक सिचुएशन रुक जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन अप हो जाएगा, बट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते ये स्पाइक आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि आज $120 से एक अच्छा खासा करेक्शन भी आया, जिस ढंग से इमरजेंसी जो स्टॉक है उसको लिक्विडेट करने की बात हुई है, बट आई थिंक स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। कंसर्न्स रहेंगे तो मुझे लगता है वापस 120 का लेवल पार करता हुआ दिखाई देगा। अनलेस एंड अनटिल डी एस्केलेशन की कोई चीज सुनाई नहीं देती है तब तक तो मार्केट में कोई गिरावट नहीं। और साथ में जो रिफाइनरीज भी है वो भी अब उस पोजीशन पे नहीं है कि वो आउटपुट कंसिस्टेंटली मार्केट में पुश कर पाए। तो आई थिंक थोड़े से एलिवेटेड लेवल्स पे कंटिन्यू रहना चाहिए। आप कह रहे हैं 120 के स्तर फिर से यहाँ पर देखने को मिल पाते हैं। अगर डी एस्केलेशन होता है तो फिर किस तरह के लेवल्स आएंगे? क्योंकि हम 70-75 में भी बात कर रहे थे कि $10 का वॉर प्रीमियम बना ही हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अगर डी एस्केलेशन हो भी जाता है ना तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इमीडिएटली सप्लाई सब जगह नहीं पहुंचेगी, तो मुझे लगता है उसको टाइम लगता हुआ दिखाई देगा। तो एज ऑफ नाउ अगर यहाँ से फॉल बैक भी आता है तो आई थिंक $82-84 का एक बेस क्लियर कट दिख रहा है, वहां पे कुछ समय तक कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास सप्लाई काफी ज्यादा है डिमांड के मुकाबले। 2025 में भी था, 2026 में भी कंटिन्यू रहेगा। अप्रैल से हम देख रहे हैं ओपेक प्लस भी तैयारी करके बैठा है, लेकिन इंपॉर्टेंट अभी है कि कार्गो मूवमेंट स्टार्ट होना चाहिए, वो अभी तक है नहीं। तो आई थिंक अगर डीएस्केलेशन की इमीडिएट न्यूज आती है तो $82-84 के बीच में जाके सेटल जरूर होगा, बट नॉर्मलाइजेशन तभी आ पाएगा जब डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली चालू हो जाए। एब्सोल्युटली। तो यहाँ से करने की क्या राय है? बिकॉज आज के दिन में तो दोनों ही तरफ हमने प्राइसेस इतने ज्यादा आते हुए देखे। मुझे तो लगता है अभी भी डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दौरी मार है, बिकॉज रुपए की जो गिरावट है वो भी कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। तो शॉर्ट साइड तो बिल्कुल ही करना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मोमेंटम है, अगर 9350 9400 के आसपास आए लेके चलिए। अनलेस एंड अनटिल 9100 के नीचे क्लोज नहीं करता है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 98 9850। तो शॉर्ट तो बिल्कुल ही नहीं, ऑप्शन के जरिए भी आप 95 का कॉल लेके चल सकते हैं। ओवरऑल गिवन कंडीशन जो बनी हुई है वो पॉजिटिव साइड ही बताई। ऑलराइट अजय, जहाँ पे कैजुअलिटी है वो क्लियरली सोने चांदी के प्राइसेस हैं, पर अंडरस्टैंडेबल है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि फिर चाहे वो डॉलर की तेज़ी है या फिर मार्केट्स दूसरी तरफ मार्जिन्स पे कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का सेल ऑफ हमने इक्विटी मार्केट्स में आता हुआ देखा है वो भी थोड़ा सा कंसर्निंग रहा है। स्ट्रक्चरल बुल रन अगर अभी भी इन प्लेस है, नियर टर्म में अब यहाँ पर क्या करने की राय है? ये हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया था, कोई भी कमोडिटी या कोई भी असेट क्लास अगर 20% एक साल में टूट जाता है तो कहीं ना कहीं जो ये बैकबोन होती है तेजी की वो खत्म हो जाती है। हमने गोल्ड के केस में 24-25% का फॉल और चांदी के केस में 45%। हाँ, गिवन डेट के अभी वॉर लाइक सिचुएशन है, जनरली इसमें सोना बढ़ना चाहिए, बट जिस ढंग से हमने देखा वॉर प्रीमियम दिखाई नहीं दे रहा है, जिस ढंग से इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ है, ये पेन गोल्ड सिल्वर पे भी दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है पिछले हफ्ते में हमने जो ब्लैक रॉक से जो पे आउट की बातें देखी है कि वहां पे भी कंसर्न्स दिखाई दे रहा है, वो क्लियरली दिखा रहा है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो काफी ज्यादा खराब होता हुआ दिख रहा है एज ऑफ नाउ। तो आई थिंक एक टेम्पररी पुल बैक तो दिख रहा है। अगर ये जब तक 5280 50-80 के ऊपर गोल्ड इंटरनेशनल में नहीं निकलता है, वी आर एक्सपेक्टिंग के नीचे में 4850 4820 तक का लेवल एक बार दिखा सकता है। हाँ, जनरली ये भी देखा जाता है कि जब लड़ाई होती है तो सोना चांदी बढ़ता है एक इनिशियल गिरावट के बाद। तो एज ऑफ नाउ तो मुझे लगता है 4820 4840 के आसपास जा रहा है। अगर थोड़ा बहुत जंप भी आता है तो ये स्ट्रक्चरल जो बुल रन की हम जो बात कर रहे थे अब तक, वो फिज आउट होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जो गिरावट आई है सभी असेट क्लास में, इसकी वजह से जो मोटिवेशन था बाइंग का वो कहीं ना कहीं ठहरता हुआ दिखाई दिया है। तो टाइमिंग तो मुझे लगता है कि नई तेजी एज ऑफ नाउ तो दिखाई नहीं दे रही है, गिरावट और पेन और ज्यादा दिखाई दे रहा है सोने और चांदी में।
अजय, मेटल्स में क्या राय है? बिकॉज हमने यहाँ पर भी देखा है कि अच्छी खासी मुनाफा वसूली आ चुकी है। एल्यूमिनियम जो पिछले हफ्ते तक बढ़ रहा था, आज वहां पर भी गिरावट है। तो अक्रॉस बोर्ड कॉपर में अच्छी खासी मुनाफा वसूली है, जिंक का वो हाल है, एल्यूमिनियम में भी गिरावट। देखिए, एज ऑफ नाउ कैवेट था एल्यूमिनियम में। कॉपर में हमने डेफिनेटली एक, जब तक 1220 के ऊपर नहीं जाता है, वी आर एक्सपेक्टिंग ए टेम्पररी पुल बैक रहेगा जो 1170 1165 तक का लेवल दिखा देगा। बट डोंट बी वेरी एग्रेसिव टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन। हालांकि जो नंबर्स आए वो भी कोई खास अच्छे नहीं आए, बट आई थिंक 1165 1170 तक का लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं एल्यूमिनियम में सप्लाई कंसर्न्स की वजह से ये तेजी आई थी। एज ऑफ नाउ मार्केट फ्लैट है। अवॉइड टेकिंग शॉर्ट पोजीशन। मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम अभी भी स्टेबल रहेगा। तो 336 तक एल्यूमिनियम आता लेके चलिए। 330 के स्टॉप लॉस से 345 350 तक का लेवल मिल जाएगा। बट जो एग्रेशन हमने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखा है, उतना एल्यूमिनियम में अभी नहीं है। बट कॉपर में हाँ, मुझे लगता है दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अनलेस एंड अनटिल ये जो लड़ाई जैसी सिचुएशन अगर कम नहीं होता है, कॉपर में टेम्पररी हम गिरावट देख पाएंगे। तो अजय, जिस तरह का आपका पोर्टफोलियो दिख रहा है, आप कच्चा तेल खरीद रहे हैं और एल्यूमिनियम खरीद रहे हैं, सोना चांदी कॉपर आपको लगता है कि या तो ना ही लें या फिर शॉर्ट भी कर सकते हैं? बिकॉज बेस मेटल में तो मुझे लगता है स्टेबल रहेगा। एज ऑफ नाउ वेट करेंगे कॉपर को थोड़ा सेटल होने में। बट सोने चांदी में एज ऑफ नाउ बाइंग की कोई सलाह नहीं है, मुझे लगता है और गिरावट रहेगा। एनर्जी में एक चीज और है, वो है नेचुरल गैस। जिस ढंग से यूरोपियन गैस में हमने 38-40% का बड़ा जंप देखा कतार इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज के बाद, तो कच्चे तेल में जितनी तेजी आई, मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में भी एक स्पाइक आता हुआ दिखाई देगा, जो ऊपर में वापस 340 तक का टेम्पररी एक जंप दिखा सकता है। तो बिल्कुल एनर्जी में अभी ताकत बनी हुई है, जबकि सोना चांदी ठंडा है और बेस मेटल में थोड़ा वेट करना चाहिए। पॉइंट ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वो क्लैरिटी है यहाँ पर आती हुई कि किस तरह से आपको कमोडिटी मार्केट्स में यहाँ पर ट्रेड करना है, जहाँ पर वॉल्टिलिटी अच्छी खासी है, रुपए में गिरावट है, तो एक दोहरा असर यहाँ पर मार्केट्स में बनता हुआ नजर भी आया है। बिल आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ रिवाज सिल्वरवेयर से फाउंडर रेणुका चौधरी जुड़ रही हैं, रिंकू चौधरी जुड़ रही हैं। रिंकू नमस्कार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज समय निकालने के लिए। वेल, विमेंस डे था और उसकी आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सारा का सारा ध्यान फिलहाल यहाँ पर ईरान वॉर को लेकर है और उसके इम्पैक्ट पर भी है। लेकिन सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, आप कैसे देखती हैं इस एस्केलेशन को, क्योंकि इम्पैक्ट सभी सेक्टर्स में देखने को मिला है। माना यह भी जा रहा है कि दुबई को लेकर यहाँ पर चिंताएं हैं। एक चांदी में अच्छी खासी मुनाफा वसूली, जैसे अजय भी कह रहे थे, 45% की ऑल टाइम हाई से देखने को मिल पाई है। आपकी सेंस प्राइसेस पर, इंडियन डिमांड पर और इस कॉन्फ्लिक्ट के इम्पैक्ट को लेकर क्या है? हेलो एवरीबॉडी, दिस इज रिंकू चौधरी फ्रॉम रिवाज सिल्वर। मुझे ये पता है कि सिल्वर बहुत बुलिश है, नॉट जस्ट इन इंडिया, पैन वर्ल्ड। सिल्वर की डिमांड सिर्फ एक वजह से नहीं, कई कारणों की वजह से इंक्रीज होती जा रही है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में सेमीकंडक्टर्स, ईवी, बैटरी एक्सेट्रा, इनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। सेकेंडली, चाइना जिस तरह से सिल्वर को होल्ड कर रहा है और उसने उसके एक्सपोर्ट को बंद कर दिया है, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सिल्वर की डिमांड पर और उसकी प्राइसेस पर। थर्डली, जो ब्रिक्स कंट्रीज है वो भी अपना सारा करेंसी, जो पावर बैलेंस है वो शिफ्ट होने की वजह से सिल्वर की डिमांड, सिल्वर एंड गोल्ड कमोडिटी की डिमांड बहुत बुलिश है इन द फ्यूचर टू कम। एंड सिल्वर तो वैसे ही हमेशा बुलिश है, लाइक गोल्ड वो हमेशा बढ़ता गया है। लेकिन उसकी जो इतने ऑल्टरनेट यूजेस आ गए हैं आजकल, अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल लाइफस्टाइल है, उसको हर हाल में सिल्वर का सपोर्ट चाहिए। इसलिए सिल्वर का प्राइसेस बढ़ना ही बढ़ना है। ओह एब्सोल्युटली रिंकू, अगर हम प्राइसेस पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो अच्छे खासे बुलिश हैं, लेकिन अपने हाई से गिर चुके हैं। तो ये जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल एटमॉस्फेयर हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है, क्या इम्पैक्ट बना है इसका इंडस्ट्री पर और खरीदारों पर? खरीदार, क्योंकि ये सिल्वर बहुत वॉलेटाइल है, कुछ लोगों को बहुत मुनाफा हुआ, कुछ को बहुत नुकसान हो गया। लेकिन अल्टीमेटली ये देखा गया स्ट्रेंजली कि एट वेरी हाई प्राइसेस आल्सो डिमांड सिल्वर की बढ़ी। और अभी भी डिमांड सिल्वर की बढ़ी है, क्योंकि लोग उसमें समझ रहे हैं कि सिल्वर में अब जब इन्वेस्ट करना है, तो क्योंकि इतने ऑल्टरनेट यूजेस हैं, तो सिल्वर की प्राइस आगे बढ़ने ही वाली है। बोल कर लोग बहुत बुलिश और बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो लोग अगर इन्वेस्ट करेंगे सिल्वर में तो उनको इन द लॉन्ग रन नुकसान नहीं होगा। ओह एब्सोल्युटली, लंबे समय में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। अच्छा खासा मुनाफा एक्चुअली सिल्वर ने आपको दिया है और पिछले 2-3 सालों में तो लगातार अच्छी खासी बढ़त यहाँ देखने को मिली भी है। रिंकू, अब एक सवाल विमेंस डे के लिहाज से, यहाँ पर आप फाउंडर हैं रिवाज सिल्वरवेयर की, कैसे इसकी शुरुआत की, कैसी रही है आपकी जर्नी?
क्राफ्ट एंड क्रिएशन मेरा हमेशा से पैशन रहा है। पहले मैं पेपर कार्ड्स बनाती थी, फिर धीरे धीरे कर कर दैट पैशन गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्वर आर्टिकल्स। तो अब मैं जब ये क्रिएट करती हूँ, कुछ नई चीजें बनाती हूँ, और मैंने शुरू किया था कुछ वुमेन लोगों को लेकर, और मोटिव था कि उनको एम्पावर करूँगी, उनको सिखाऊंगी। अब मेरी टीम 50 लोगों की टीम है, जिसमें जो वुमेन है वो सचमुच में अपना घर खुद के बूते पर कॉन्फिडेंटली इंडिपेंडेंटली चला पा रही है। ये मुझे बहुत खुशी देती है ये बात। रिंकू, अब आगे जाके क्या विजन है? जैसे आपने कहा एक बड़ी टीम है, काफ़ी सारी विमेन हैं, आपने काफ़ी एक्सपैंड भी किया है, तो आने वाले 4-5 सालों को लेकर अब क्या प्लान है? आगे बाय गॉड्स ग्रेस सिल्वर बहुत बुलिश है, सब अच्छा ही दिख रहा है, डिमांड बहुत अच्छी हो रही है, और मैंने काफ़ी ट्रेन कर लिया है अपने स्टाफ को, एंड सिल्वर मार्केट भी बहुत एक्सपैंड हो रहा है इंटरनेट की वजह से और मल्टीपल यूजर्स की वजह से। बहुत सिक्योर फीलिंग है सिल्वर को लेकर। रिंकू, 2030 में भी जी ज्वेलरी और अभी इंटरनेशनल शोज होते हैं। अभी हाल ही में मैं पीछे इंटरनेशनल शो में मैंने हांगकांग शो में पार्टिसिपेट किया। लोग बहुत बुलिश है सिल्वर को लेकर और बहुत डिमांड है सिल्वर की है। रिंकू, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर समय निकालने के लिए। तो क्लियरली एक अच्छी खासी जर्नी यहाँ पर क्रिएट की है, आगे भी बुलिशनेस है। और जहाँ तक चांदी की बात है, जो लोग अब तक सोने और सिर्फ डायमंड में काम कर रहे थे वो भी अब यहाँ पर चांदी में काम करने लगे हैं, तो अच्छे खासे मार्केट की एक्सपेक्टेशन। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे साथ मयूर ग्लोबल कॉर्पोरेशन की ओनर हर्षा राय जुड़ेंगी। हमारे साथ मयूर ग्लोबल कॉर्पोरेशन की ओनर हर्षा राय हैं। हर्षा, आपको विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले फर्टिलाइज़र, चावल, पल्सेस, टी, एप्पल, जो ईरान इंडिया एग्रीकल्चर ट्रेड है वहाँ पर हमने एक हिट आता हुआ देखा है। ऑफकोर्स डायरेक्टली मिडल ईस्ट से नहीं कुछ आता है, हम ज़्यादातर साउथ अफ्रीका, कनाडा, म्यांमार से इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन एक रुपी इम्पैक्ट है और ओवरऑल फ्रेट इम्पैक्ट देखने को मिला है। Hello everyone. Thank you Manisha ji for inviting me here for this wonderful discussion. Yes, this whole situation has actually affected our market a little bit in the indirect sense, I would say, because we globally import pulses from various origins, so we are not dependent on a particular origin, and that is a strategic way that we have been doing it from last few years. But yes, with current situations, we have seen currency volatility, we have seen freight going higher, longer trade route. The global trade flow would take its own time and own pace, which is going to decide the pace of how the imports will happen in India in coming time. Because I always think these situations do influence our market, but the pulses market basically is influenced by production, our own production, global supply, as well as these global trade flows, I would say. तो हर्षा, आपको क्या लगता है प्राइसेस फिर यहाँ से कैसे रह सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि बहुत सारे फैक्टर्स अब यहाँ पर इसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? हाँ, जैसे कि हम बात करें कि सिर्फ लॉजिस्टिक्स इज नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू प्ले पार्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग. These are, I would say, until unless we don't know the longer outcome of the situation, there are other factors like the supply conditions all over the origins, not just India but the global origins, or we can say our production in coming times for especially the Rabi season now. So as I said, the pulses market is basically driven by a lot of factors, which includes especially the price is driven by a lot of factors, which includes the production, the policy, the weather, and of course the logistics situation. So I think at this point of time, it is still manageable because we still have supply in India, and we are right here waiting for a Rabi crop to take its space in terms of harvest in this month. एब्सोल्युटली। और हर्षा, आप कहेंगे कि जहाँ तक इंटरनेशनल मार्केट्स की बात है, ओरिजिन्स की बात है, वहाँ पर भी काफ़ी कंफर्टेबल सप्लाईज हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाएंगे उसकी चिंता नहीं है? Exactly. I think the supply at this point of time for various pulses is good at all the origins. The only factor is it is very difficult for suppliers to, count in the freight factor, the currency factor, and that is not just from the importer's point. जैसे कि आपने कहा, even suppliers के लिए बहुत difficult है further shipments को calculate करना, as if whether the growers at the origins are going to sell lower or the prices will, find its own way in terms of trade flows. So supply side, I think, is still a very comfortable situation globally for pulse especially. एंड आपको जाने दें हर्षा, उससे पहले आप जानना चाहेंगे, आई अंडरस्टैंड सोने चांदी में यहाँ पर विमेन पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन दालों के बिजनेस में आप यहाँ पर कैसे आई और किस तरह से आपने यहाँ पर एक चेंज लेके आया है?
See, I would say agriculture is a very old industry, but it is a very globally connected industry, I would say now. So I got into this business because I found it very volatile, very dynamic. So credibility was never an issue for me because I came from a business which was already very much established into the market. Okay. But what I learned into this industry is that your knowledge, your continuous, being informed about the market, and just working in a right direction will actually give you a very good space into this agricultural industry. जैसे कि मनीषा जी, हमें दिन में 3 बार खाना खाना ही है, so this industry has to go on and on and on, and you get to learn so much every day, every hour. So I find this industry to be really, really good, and this is a very impactful industry. As we say, pulses is a protein for millions of people. So being part of such a wonderful value chain is so But meaningful and so impactful. Harsha, कभी ऐसा नहीं लगा कि it's more of a men's world and making an entry was slightly difficult? That is one part of my question, and the other is आप आगे जाकर अब इसमें और क्या change लाना चाहेंगी? See, it has always been a male-dominant industry. We do understand. Women have always been the backbone of agriculture, but prior it was only on the farm level. But now, if you see, it's more on the leadership front. From processing to consumption, women are everywhere. From household security now to your country security. So I think a lot of things have changed, and I think, as I said, your knowledge, your patience, and your continuity or your hard work toward understanding this market really ends this gender thing in the pulse industry. Initially, it might, but as you go forward, it's never a gender thing. Absolutely, Harsha. मैंने आपको काम करते देखा भी है काफ़ी सारे इंटरनेशनल एंड इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे, एंड यू आर वन ऑफ देम रियली. सो कंग्रेचुलेशंस ऑन टू दैट वन, और बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए यहाँ पर समय भी निकालने के लिए. थैंक यू. इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है. हम लेकर आएंगे आवाज समाचार.